गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी गद्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध मितता पढ़ाने जा रहे हैं। मितता निबंध पढ़ने से पूर्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक, आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। निबंध संग्रह में इन्होंने चिंतामणि भाग 1, भाग 2 तथा विचार भी थी। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक निबंध, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, संपादन इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत आदि का किया है। मितता निबंध शुक्ल जी की निबंध संग्रह चिंतामणि से लिया गया है। इसमें अच्छे मित्र की क्या पहचान होती है, उसके गुणों के बारे में बताया गया है। एक अच्छा मित्र जीवन में क्या प्रभाव डालता है और बुरे मित्र की संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस प्रस्तुत लेख निबंध में बताया गया है। आइए देखते हैं मित्रता। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बनते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है और यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। यहाँ लेखक का कहना यह है कि जब हम अपने कुटुंब को छोड़कर घर से बाहर निकलते हैं तो इस संसार में हमें कुछ मित्रों की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे सुख दुख में काम आ सकें। यदि हमारी प्रवृत्ति बिल्कुल एकांत में और सबसे अलग थलग रहने की नहीं है तो बहुत जल्दी ही शीघ्र ही हमारे कुछ मित्र बन जाते हैं और उनसे मेलजोल बढ़ने लगता है। मित्रों के चुनाव पर ही हमारे जीवन की सफलता और असफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भी भारी पड़ता है। जितना हमको दिखता नहीं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमारे आचरण, हमारे व्यवहार में उसका हमको प्रभाव दिखाई देता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे वह उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि हमारा मन जब हम निकलने होते हैं तो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए होते हैं और बाहरी परिवेश का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर मित्रों का। जैसे मित्र हम बनाते हैं वैसे ही हम ढलते चले जाते हैं। हम एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, चाहे उसकी सुराही बना लें, मूर्तियाँ बना लें या घड़ा बना लें, चाहे अच्छा व्यक्ति बना लें या बुरा व्यक्ति बना लें। अगर हमारी अच्छी प्रवृत्तियाँ आगे बढ़ती जाती तो हम देवता बनने लगते हैं और अगर हमारे अंदर बुरी प्रवृत्तियाँ हावी होने लगती हैं तो हम राक्षस बनना शुरू कर देते हैं। तो ये सब हमारे मित्रों का प्रभाव होता है। जैसे हम संगत करते हैं वैसा हमारे ऊपर जीवन के ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। तो हमें मित्र को चुनते समय बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए। क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम ही रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाते समय पूर्व आचरण और प्रकृति आदि पर कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। वे उनमें सब बातें अच्छी मानकर
अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना ध्यान अपना बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। ये बात हमें नहीं सोचती कि ये एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि मित्र 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो हमारी बात को ही बिना किसी बहस के, बिना किसी रोक टोक के उसको जैसे का वैसा स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमको कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। हम अपनी प्रशंसा सुन सुन के हमको ये लगता नहीं कि हम भी गलत कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के जो व्यक्ति होते हैं जो आपकी बात को मानते नहीं, अपनी ही बात को ऊपर रखते, वहाँ हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि हम अपने विचार ही नहीं रख पाते हैं। तो मित्र का जो प्रभाव है बहुत ही बड़ा है। इस चीज़ को हम नहीं समझते हैं और युवा वर्ग तो चंचल मन होता है उनका, तो वो तो इस बात को बिल्कुल ही नहीं समझते। जिस दिशा में जाते सोचते हैं हम वही सही काम कर रहे हैं, और कोई अगर उन्हें सही रास्ता बताने की कोशिश करता है तो उसको सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। तो युवा वर्ग के ऊपर इसका कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। तो युवा वर्ग को चाहिए कि अपने ऐसे मित्र बनाए जो उनको जीवन में आगे बढ़ाने में साथ दें, ना कि जीवन में पीछे ले जाने के काम करें। एक प्राचीन विद्वान विश्वासपात्र मित्र में बड़ी भारी रक्षा होती है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोनों ओर बुद्धिजीवियों से हमें बचाएंगे, हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास पुरुष को करना चाहिए। यहाँ पर विद्वान का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान है। जिस प्रकार औषधि वैद्य के पास जाते ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसके शारीरिक कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं, वैसे मित्र के मिलते ही व्यक्ति के सारे मन के कष्ट दूर हो जाते हैं और वो उत्साहित हो जाता है। अगर वो निरुत्साहित होता है तो उत्साहित करता है, वही निराश हो जाता है तो उसे आशावान बनाता है। तो एक उसको हर प्रकार से उसकी मदद करता है। एक अच्छा मित्र जो है एक माँ की तरह कोमल और धैर्य से उसकी बात को सुनता है, और मित्र में वे सभी गुण होते हैं जो उस व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उसमें कोई उमंग रहती है और ना उनमें कोई खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय की बेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। यहाँ पे लेखक कहना, जब हम बाल रूप में होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, तो हमको अपने मित्र से छोटी छोटी बातों पर हम रुष्ट हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, और एक दूसरे को से कितनी ईर्ष्या हमको होती है। उसकी अच्छी पेंसिल देख ली, उसका अच्छा बैग देख लिया, या उसकी मैम ने तारीफ़ कर दी, तो इस तरह हम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने लगते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको, और घर से बाहर निकलते हैं तो हमको पीछे की चीज़ें भूलती जाती हैं और हम नए मित्र बनाने में लग जाते हैं। तो उनके बीच में हमको उनसे प्रेम करते हैं, और वर्तमान जो होता है वो हमें बहुत ही सुखद लगता है। आगे लेखक ये भी कहना चाहता कि ये जो है एक आदर्श मित्र की कल्पना कर लेना तो बहुत आसान है, लेकिन आदर्श मित्र को प्राप्त करना उतना ही दुरूह कार्य है। क्योंकि हम जब मित्र बनाते हैं तो अगर हम यही सब बातों का करते रहें तो मित्र ही नहीं बन पाएंगे हमारे। तो वास्तविकता से भी साक्षात्कार कराता है लेखक कि कल्पित आदर्श से हमारा काम जीवन झंझटों में चलता नहीं है। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी बातें, चाल, अच्छी बात कह देना बहुत, लेकिन उसको जीवन में उतारना और उसका पालन करना बहुत ही कठिन काम है। यहाँ पर मित्रता लेसन का प्रथम भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।